नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ईथर। ईथर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ईथर होता क्या है, सबसे पहले ईथर का हम सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद ईथर के प्रकार हम देखेंगे और देन ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और उसके बाद ईथर बनाने के मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ईथर, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए सर, ईथर। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ईथर कहते किसे हैं, ईथर में क्रियात्मक समूह क्या होता है। देखो, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होगा ईथर में कौन सा? ऑक्सीजन। द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन की अगर हम दोनों वैलेंसियों पर एल्किल या एरिल समूह जोड़ दें तो प्राप्त होने वाले यौगिक दोस्तों क्या कहलाएंगे? ईथर कहलाएंगे। यानी आपको क्या करना है, द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताओं को एल्किल या एरिल समूह से, एरोमेटिक समूह से जोड़ देना है और बनने वाले यौगिकों को क्या कहा जाएगा? ईथर कहा जाएगा। कैसे? ऐसे समझें, हमने लिखा ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं फ्री की, मैंने एक एल्किल ग्रुप इधर लिख दिया, एक एल्किल ग्रुप इधर लिखा, और यौगिक क्या कहला रहा है? ईथर कहलाता है। अब जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ एल्किल ग्रुप समान हो, एल्किल ग्रुप अलग भी हो सकते हैं। एक तरफ आर है तो दूसरी तरफ हम आर डैश लगा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, या एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा आर ओ ए आर, एक तरफ एल्किल ग्रुप है और एक तरफ एरिल ग्रुप है, तब भी यौगिक क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप लोग? यदि किसी कार्बनिक यौगिक में द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह या एरिल समूह से जुड़ी हों तो ऐसे कार्बनिक यौगिक ईथर के नाम से जाने जाते हैं, ईथर कहलाते हैं। क्लियर? ईथर जो होगा, ईथर का जर्नल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O होता है। जर्नल फॉर्मूला ऑफ ईथर क्या होगा? CnH2n प्लस 2O होता है, लेकिन एक शर्त है, एन हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी ये ईथर होगा, वरना ये ईथर नहीं होगा। यानी इस फॉर्मूले के अंदर एन कौन है? एन जो है ये कौन है? एन है कार्बन परमाणु की संख्या, एन है कार्बन परमाणु की संख्या। तो आपको याद रखना है कि कार्बन परमाणु की जो संख्या है उसका मान हमेशा एक से अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ईथर में जो क्रियात्मक समूह है उसकी कितनी संयोजकताएं पूरी करनी है? हमें दो। और दोनों संयोजकताएं पूरी करने के लिए कम से कम आपके पास कितने कार्बन परमाणु होने चाहिए? दो। एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी। आप बताइए मुझे, यदि n बराबर 1 हुआ तो क्या इस कार्बन की दोनों संयोजकताएं संतुष्ट हो सकती हैं क्या? आपके पास कार्बन ही नहीं होगा, सॉरी, इस ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं संतुष्ट हो सकती हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन ओनली कितना है? 1। आप केवल एक तरफ बैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो, दूसरी तरफ की बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना है, जर्नल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O में n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, तो ही ये क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। जैसे फॉर्मूला मिला आपको C2H6O, बोलो नंबर ऑफ कार्बन कितने दे रखे हैं? 2। क्रियात्मक समूह कौन सा है? ऑक्सीजन। दोनों वैलेंसी फ्री, दोनों कार्बन आपकी चॉइस से दोनों तरफ लगाए, संयोजकताएं पूरी करें, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। चेक करो एक बार फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है क्या? नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई? 2। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 3 6, और एक कौन है? ऑक्सीजन। क्या कहलाएगा? ईथर कहलाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम ईथर में पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन, ईथर का वर्गीकरण। ईथर का जो वर्गीकरण है, ईथर के जो प्रकार हैं, ईथर को दो प्रकार से हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहला जो प्रकार है इसका सरल या सम्मित ईथर। सरल ईथर बोले या सम्मित ईथर बोले, बोलो ईथर कह किसको रहे थे? ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अगर एल्किल ग्रुप से जोड़ दी जाएं। ये लो, यहां बस शर्त इतनी सी है कि दोनों ही एल्किल ग्रुप कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। चॉइस आपकी चलेगी। जैसे आपने एग्जांपल लिखा CH3OCH3, बोलो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? मैथिल। इधर भी कौन सा ग्रुप जोड़ दिया आपने? मैथिल। कौन सा ईथर कहलाएगा? या तो बोलेंगे सरल या बोलेंगे सम्मित। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं किससे जुड़ी होंगी? समान एल्किल या एरिल समूह भी हो सकता है। एरिल किसको बोल रहे हैं आप? बार बार देखो, एरिल में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही बैलेंसियों पर एरोमेटिक ग्रुप जोड़ दें, C6H5, C6H5।
बोलो इधर वाला जो ग्रुप आपने जोड़ा कौन सा ग्रुप है, नाम क्या होगा इसका, फेनिल। और ये जो ग्रुप जोड़ा है इसका नाम भी क्या होगा, फेनिल। शर्त इतनी सी है कि द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप समान होने चाहिए। ग्रुप कोई भी हो वो चॉइस आपकी चलेगी, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, या कोई भी फेनिल ग्रुप हो सकता है। कौन सा ईथर कहलाएगा, सरल या सम्मित ईथर कहलाएगा। कैसे बोल रहे हैं, यदि ईथर की द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान एल्किल या समान एरिल समूह से जुड़ी होंगी तो ईथर को क्या बोलेंगे, सरल या सम्मित ईथर कहेंगे। जबकि दूसरा जो प्रकार आप पढ़ेंगे मिश्रित या असम्मित, समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको। यदि इस ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं को अलग अलग ग्रुप से जोड़ दिया जाए, एक तरफ आर ले लिया, एक तरफ आर डैश ले लिया, कोई भी, अब आर आर डैश कोई भी हो सकते हैं, यहां आपको रटना नहीं है कि मिथाइल ही लेना है। आपने कोई एग्जांपल लिखा CH3 CH2O CH3, तो आपको यह पता लग जाना चाहिए कि ईथर सरल है या मिश्रित है। बोलो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एथिल। इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मैथिल। दोनों ग्रुप समान है या अलग अलग हैं, दोनों ग्रुप समान है या अलग हैं, अलग अलग हैं। कौन सा ईथर कहलाएगा, मिश्रित या असम्मित ईथर कहलाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसियों पर अलग अलग प्रकार के ग्रुप जुड़ सकते हैं। एक तरफ एल्किल यानी एलिफेटिक ग्रुप जुड़ सकता है, एक तरफ एरिल, एरिल बोले तो एरोमेटिक ग्रुप भी जुड़ सकता है। बोलो दोनों ग्रुप समान है या अलग अलग हैं, दोनों ग्रुप कैसे भाई, अलग अलग हैं। कौन सा ईथर कहलाएगा, मिश्रित या असम्मित ईथर। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, देखो इधर ये बेंजीन वलय ऊपर जोड़ दिया मैंने CH3। बोलो एक तरफ आपने ऑक्सीजन के क्या जोड़ा, एक तरफ ग्रुप जोड़ा मैथिल जो कि कौन सा ग्रुप था, एल्किल, और एक तरफ ग्रुप जोड़ा कौन सा, फेनिल। कौन सा ग्रुप है, एरोमेटिक, एरिल। कैसा ईथर कहलाएगा, मिश्रित या असम्मित। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यदि ईथर में द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हो, समान ग्रुप से जुड़ी हो, समान स्पीसीज से जुड़ी हो तो ईथर कहलाते हैं सरल या सम्मित। और यदि ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो तो ईथर कहलाएंगे मिश्रित या असम्मित ईथर। क्लियर। तो ईथर कितने प्रकार के होते हैं, दो, सरल या सम्मित ईथर, और दूसरा प्रकार क्या होगा, मिश्रित या असम्मित ईथर। नेक्स्ट देखो, इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सबसे पहला ईथर का नामकरण। देखो ईथर का जो नोमेनक्लेचर है वो दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है। यानी आपके पास ईथर के नामकरण के लिए दो सिस्टम होते हैं। पहला जो सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ पद्धति, कॉमन सिस्टम जो होता है, सामान्य नाम, इसको सामान्य नाम से भी हम जानते हैं, सामान्य नाम। ठीक है। अच्छा देखो, रूढ़ नामकरण जो होगा ईथर का या सामान्य जो नाम होगा, इसको हम किस तरीके से देंगे, पहले इसको समझ लें एक बार। देखो रूढ़ पद्धति में किसी भी ईथर का नाम देते समय केवल एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि ईथर सम्मित है या असम्मित है। यहां जरूरत पड़ेगी अब क्लासिफिकेशन की, असम्मित है। आपको केवल यह पता होना चाहिए कि आप जिस ईथर का नाम लिखने जा रहे हो वो ईथर आपका सरल है या सम्मित है। क्लियर। अब वो कैसे पता लगेगा, वो हम पीछे अभी देख के आ रहे हैं। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान ग्रुप जुड़ेंगे तो ईथर सरल होगा, और यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप जुड़े होंगे तो वो ईथर कैसा होगा, मिश्रित या असम्मित होगा। क्लियर। अब हमें केवल इतना सा पता लगाना है कि ईथर सरल है या मिश्रित है, और इतना पता लगाने के बाद रूढ़ नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, यदि ईथर हो सरल तो रूढ़ नाम लिखते हैं डाई एल्किल ईथर, रूढ़ नाम लिखेंगे डाई एल्किल ईथर। और यदि आपका एग्जाम्पल आपको मिले कैसा, असम्मित, तो नामकरण होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अकॉर्डिंग। पहले सुन ले दोबारा से, फिर एक बार समझते हैं। जब भी किसी ईथर का रूढ़ या सामान्य नाम या कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा तो ईथर का नाम उसके प्रकार के आधार पर डिपेंड करेगा। यदि ईथर हो सरल
सरल बोले तो सम्मित, सम्मित बोले तो दोनों तरफ के ग्रुप कैसे होने चाहिए, समान। तब तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, डाई एल्किल ईथर। आपको केवल यह देखना पड़ेगा कि वहां कौन सा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, और दोनों समान होंगे, इसलिए दो के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई, ग्रुप के लिए एल्किल, और अंत में क्या लगा देंगे, ईथर। लेकिन यदि ईथर कैसा हुआ, मिश्रित या असम्मित, तो नामकरण होगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, यानी जो एल्किल ग्रुप अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा उसे पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। तो आपको कोई एग्जांपल मिला, जैसे ये मिला, लो फटाफट करते चलो, मेरे साथ में बोलो एग्जाम्पल कैसा है। पहले तो ये देखो, सम्मित है या मिश्रित है, आपने देखा दोनों तरफ ग्रुप समान है, तो ईथर तो सम्मित है। नाम कैसे लिखेंगे सम्मित में, डाई एल्किल ईथर, तो डाई तो आना ही है, बोलो कौन सा एल्किल ग्रुप है, मैथिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई मैथिल ईथर। क्लियर, एग्जाम्पल ऐसे मिला, CH3 CH2O CH2 CH3। नाम लिखने से पहले एग्जाम्पल को देखना अच्छे से, बोलो एग्जाम्पल आपको सरल दिखाई दे रहा है या मिश्रित दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल सम्मित है या असम्मित है। आपने देखा कि भाई दोनों तरफ के ग्रुप समान है, दोनों तरफ के ग्रुप क्यों समान है, क्योंकि इधर भी एथिल ग्रुप है, इधर भी एथिल ग्रुप है, इसका मतलब ईथर तो कैसा है, सरल है, सम्मित है। सरल और सम्मित होने पर क्या लिखा जाएगा, डाई एल्किल, तो डाई तो आना है, एल्किल ग्रुप आपको पहचानना है। बोलो एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कितने, दो, दो के लिए एथिल, तो नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर। लेकिन कौन सी पद्धति में, रूढ़ पद्धति में, सामान्य पद्धति में, कॉमन सिस्टम में। क्लियर, अच्छा एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। आपको एग्जाम्पल ऐसे मिला कोई, CH3O CH2 CH3, बोलो ईथर सरल है या मिश्रित है, भाई बिल्कुल मिश्रित है, क्योंकि एक तरफ एथिल है एक तरफ मैथिल है। तो बोलो एथिल किससे शुरू होता है, ई से, मैथिल किससे शुरू होता है, एम से। अल्फाबेट में देखना है आपको, क्योंकि मिश्रित ईथर होने पर, असम्मित ईथर होने पर, अनसिमेट्रिकल ईथर होने पर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप पहले आएगा उसे पहले लिखा जाएगा, और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए एथिल और मैथिल में पहले कौन लिखा जाएगा, बोलो तो एथिल, उसके बाद मैथिल, और अंत में तो आपको क्या लगा देना है, ईथर लगा देना है। तो इस एग्जाम्पल का रूढ़ नाम क्या होगा, एथिल मैथिल ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई और देख लो, आपको एग्जाम्पल ऐसे मिला, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, बोलो ईथर सरल है या मिश्रित है, मिश्रित है, क्योंकि इधर कौन है, एथिल, इधर कौन है, प्रोपिल। क्यों बोल रहे हैं प्रोपिल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें, 3, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। बोलो कौन आएगा पहले, ई, ई बोले तो एथिल, लेकिन प्रोपिल भी कौन सा है, बिल्कुल सीधा एन प्रोपिल, और अंत में क्या लगा देंगे, ईथर। तो इसका नाम क्या होगा, एथिल एंड प्रोपिल ईथर, या एथिल प्रोपिल ईथर। एग्जाम्पल ऐसे होता, सम्मित या असम्मित, एक तरफ एलिफेटिक एक तरफ एरोमेटिक। तो ग्रुप कौन सा है, असम्मित ईथर का एग्जाम्पल है असम्मित ईथर के अंदर भी आपको यह पता होना चाहिए, ये ग्रुप तो मिथाइल है, ये ग्रुप फेनिल है, फेनिल एफ से शुरू नहीं होगा, पीएच फेनाइल। क्लियर, तो पहले कौन आएगा, एम या पी, अल्फाबेट में पहले एम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहले तो मैथिल, उसके बाद क्या लिखेंगे, फेनिल, और अंत में क्या लगाएंगे, ईथर। तो इसका कॉमन या रूढ़ या सामान्य जो नाम होगा क्या होगा, मैथिल फेनाइल ईथर या मैथिल फेनिल ईथर। तो याद रखें, ईथर को रूढ़ पद्धति में जब भी आप नामकरण करेंगे तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि ईथर सरल है या मिश्रित है। अगर ईथर सरल है तो ईथर को डाई एल्किल ईथर लिखो, और अगर ईथर आपका कैसा है, मिश्रित है,
तो ईथर का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा। पहले उस ग्रुप को लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, उसके बाद दूसरे ग्रुप को लिखेंगे और अंत में क्या लगाएंगे, ईथर लगाएंगे। ये आपका कौन सा सिस्टम कहलाता है नामकरण का? ये नामकरण का रूढ़ सिस्टम, रूढ़ पद्धति या सामान्य नाम या कॉमन सिस्टम कहलाएगा। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जो सिस्टम हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी सिस्टम, दूसरी जो पद्धति है इसकी वो आईयूपीएसी पद्धति। इसको समझो कि इस पद्धति में, क्योंकि आईयूपीएसी नाम हमें ईथरों के देने आने चाहिए। आईयूपीएसी पद्धति के अंदर आप किसी भी ईथर का नामकरण कैसे करते हैं? तो आईयूपीएसी पद्धति में ईथर का नामकरण करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ईथर का नाम लिखा कैसे जाता है। देखो आईयूपीएसी सिस्टम में ईथर को लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, क्लियर? अच्छा, एल्कोक्सी एल्केन जो है वो ईथर को आईयूपीएसी में लिखा जा रहा है, लेकिन हमें कैसे पता होगा कि किसको एल्कोक्सी लिखना है किसको एल्केन? यहां ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि जब भी ईथर को आईयूपीएसी सिस्टम में आप नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन। इसमें भी याद रखना है जो छोटा एल्किल समूह होगा उसे एल्कोक्सी लिखेंगे, और जो बड़ा एल्किल ग्रुप होगा कौन सा ग्रुप है? बड़ा एल्किल ग्रुप, उसको एल्केन लिखा जाएगा, और जो छोटा एल्किल ग्रुप है उसे क्या लिखा जाएगा? एल्कोक्सी। अब आपको लगे कि सब दोनों ही ग्रुप समान आ गए तो चॉइस आपकी चलेगी, आप किसी को भी एल्कोक्सी लिख सकते हो और किसी को भी एल्केन लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? दोबारा से समझो कि आप जब भी ईथर को आईयूपीएसी पद्धति में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन, छोटा ग्रुप एल्कोक्सी, बड़ा ग्रुप एल्केन। अब छोटा क्या है? नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके देख लेना आप भाई, जिसमें कार्बन कम है वो एल्कोक्सी लिखा जाएगा, जिसमें कार्बन ज्यादा है वो एल्केन लिखा जाएगा। बाकी के सारे नियम एल्केन को लिखते समय सारे नियम यथावत रहेंगे जैसे आपने नोमेनक्लेचर में पढ़े। अगर उस एल्केन में कोई प्रतिस्थापी होगा तो उसे भी क्रमांक सहित पहले लिखेंगे, एक से ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाएगा। सारे नियम आईयूपीएसी के वही रहेंगे जो आप 11th क्लास से पढ़ के आ रहे हो। लेकिन यहां कॉमन तौर पर हम डायरेक्ट एक लाइन में अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका करें, क्योंकि हमारा टॉपिक नोमेनक्लेचर नहीं चल रहा है, हमारा टॉपिक पर्टिकुलर ईथर चल रहा है, और ईथर के टॉपिकों में हम सबसे पहले जो पढ़ा वर्गीकरण, उसके बाद इसका नामकरण। नामकरण में आईयूपीएसी पद्धति में ईथर को डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन, जिसमें छोटा ग्रुप एल्कोक्सी और बड़ा ग्रुप एल्केन। कैसे? मेरे साथ समझो, छोटा कौन सा है और बड़ा ग्रुप कौन सा है। आपको छोटे और बड़े को केवल कार्बन परमाणुओं से देखना है और कुछ नहीं देखना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH3O CH2CH3, आपको इसमें दिख रहा है कि दो अलग अलग ग्रुप मैंने ऑक्सीजन से जोड़े, क्लियर? दो अलग अलग ग्रुप मैंने ऑक्सीजन से जोड़ दिए, ठीक है? अब आपको यह देखना है कि इसमें एल्कोक्सी कौन लिखा जाएगा और एल्केन कौन लिखा जाएगा। आपने देखा कि एक ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1, और दूसरी तरफ वाले ग्रुप में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो जिसमें कार्बन परमाणु कम है उसको ऑक्सीजन के साथ शामिल करते हुए क्या लिखा जाता है? एल्कोक्सी। क्या लिखा जाता है? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी कॉमन वर्ड है, नाम होगा अकॉर्डिंग टू कार्बन। अगर कार्बन 1 है तो मेथोक्सी, कार्बन 2 हुआ तो एथोक्सी, कार्बन 3 होगा तो प्रोपोक्सी, 4 होगा तो ब्यूटोक्सी, पेंटोक्सी, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन कॉमन वर्ड याद रखो आप तो एल्कोक्सी। बोलो एल्कोक्सी में नंबर ऑफ कार्बन कितना है? ओनली 1, तो क्या लिखेंगे? मेथोक्सी। क्या लिखेंगे? मेथोक्सी। और शेष भाग को क्या लिखते थे? शेष भाग को क्या लिखते थे? एल्केन। तो एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन कितने काउंट किए? 2, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या लिखा जाएगा? एथेन। तो इस एग्जाम्पल का आईयूपैक सिस्टम में नाम क्या होगा? मेथोक्सी एथेन। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? डाउट हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर कर लेना, पीछे वाले सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर लेंगे। आप देखो एल्कोक्सी एल्केन, मेथोक्सी एथेन, लेकिन एक चीज याद रखनी है, अगर यहां श्रृंखला होती 3 या 3 से ज्यादा कार्बन की तो आपको इस मेथोक्सी की पोजीशन भी शो करनी पड़ती कि मेथोक्सी कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है।
नहीं आई समझ में बात? ऐसे समझो, आप एक एग्जांपल और देखो अभी छोटा एक बार। CH3OCH3, पहले तो आपने ये देखा कि दोनों तरफ के ग्रुप ही समान है, तो आपकी चॉइस चलेगी, किसी को भी आप एल्कोक्सी लिखे, किसी को भी एल्केन। तो आपने क्या किया, एक को एल्कोक्सी मान लिया ऑक्सीजन के साथ। कितने कार्बन का एल्कोक्सी है? एक का। मैथॉक्सी, और एल्केन में भी कार्बन एक, तो शेष भाग क्या कहलाएगा? मैथेन। तो इस एग्जाम्पल को IUPAC सिस्टम में क्या लिखा गया? मैथॉक्सी मैथेन। क्लियर? लेकिन एग्जाम्पल अगर बड़ा आता तो छोटा वाला एल्कोक्सी, बड़ा वाला एल्केन। यहां तो चॉइस थी आपकी, आप इसको एल्कोक्सी लिखते तो इसको एल्केन लिखते, इसको एल्कोक्सी लिखा होता तो इसको भी एल्केन लिख देते। एग्जाम्पल जैसे आपको कोई बड़ा एग्जाम्पल मिला मैंने एग्जाम्पल लिख दिया CH3OCH2CH2CH3। क्लियर? पहले तो ये देखो दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग हैं, एक तरफ का ग्रुप ये है, एक तरफ का ग्रुप ये है, एक तरफ में एक कार्बन, दूसरी साइड में 3 कार्बन। तो पहले तो एक चीज कंफर्म कर लो कि ईथर सममित नहीं है। ईथर तो कैसा है भाई? असममित है, मिश्रित है, अनसिमेट्रिकल है। अब इसका नामकरण हमें IUPAC में करना है, तो क्या लिखना है? एल्कोक्सी एल्केन। बोलो एल्कोक्सी कौन लिखा जाएगा? जो छोटा होगा। छोटा बोलो कौन है? एक कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला? बड़ा सीधा सा है कि एक कार्बन वाला ही होगा सब। एक कार्बन वाला होगा तो एक कार्बन को क्या बोलते थे आप? मैथ। तो एल्कोक्सी क्या लिखा जाएगा? मैथॉक्सी। मैथॉक्सी। शेष भाग को क्या लिखते थे भाई? एल्केन। एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। 3 कार्बन के एल्केन को क्या लिख रहे हैं? प्रोपेन। लेकिन याद रखना अभी नाम पूरा नहीं हुआ। आपकी जो एल्केन है उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। और मैंने बताया अगर एल्केन में कार्बन परमाणु 3 या 3 से अधिक हो तो आपको एल्कोक्सी की पोजीशन भी शो करनी पड़ेगी। बताओ आपका जो एल्कोक्सी है इस प्रोपेन वाली श्रृंखला में कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ रहा है? 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, या 2 नंबर से जुड़ा हुआ है, या 3 नंबर से? एल्कोक्सी जो ग्रुप है ये वाला ग्रुप किससे जुड़ रहा है? 1 नंबर के कार्बन से। तो आपको पोजीशन शो करनी पड़ेगी कि आपका जो मैथॉक्सी है वो 1 पोजीशन पर है। किसमें? प्रोपेन में। तो आपका इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 मैथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? अगर यही एग्जाम्पल इसको चेंज करके लिख देते, यही एग्जाम्पल ऐसे मिला होता CH3O CH3 क्लियर? मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, पोजीशन बदल दी बस। कैसे? देखो, आपने देखा कि इधर वाले एग्जाम्पल में कार्बन कितने? 1, और इधर वाले ग्रुप में कार्बन कितने? 3। ठीक है, तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि एल्कोक्सी कौन लिखा जाएगा? ये कितने कार्बन का है? 1 का। 1 कार्बन का एल्कोक्सी क्या लिखा जाएगा? मैथॉक्सी। ठीक है, अब ये कितने कार्बन की श्रृंखला है? देखो 1 2 3 1 2 3। किधर से चलेंगे? जिधर से ऑक्सीजन नजदीक पड़ेगा। बोलो इधर से चलें 1 2 3 तो 2 पे, और इधर से चलें 1 2 3 तो भी 2 पे। तो कहीं से भी चलो 1 2 3। अब 3 के लिए एल्केन का नाम क्या है भाई? प्रोपेन। क्या आपका नाम पूरा हो गया? नहीं, अभी ये नाम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी ये नहीं बताया कि इस प्रोपेन में ये मैथॉक्सी कौन से नंबर के कार्बन से अटैच है। चेक कर लो कि ये जो मैथॉक्सी ग्रुप है प्रोपेन के कौन से नंबर के कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? 2 नंबर से। तो मैथॉक्सी की पोजीशन क्या होगी? 2, और नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथॉक्सी प्रोपेन। कर लेंगे? दोबारा से सुन लो, जब भी ईथर को IUPAC पद्धति में लिखा जाएगा क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन। और एल्कोक्सी एल्केन में जो छोटा ग्रुप होगा वो एल्कोक्सी होगा, और जो बड़ा ग्रुप होगा वो एल्केन होगा। याद रखें, अगर बड़े ग्रुप एल्केन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 या 3 से अधिक मिले तो एल्कोक्सी लिखते समय उसकी स्थिति को भी विद क्रमांक के प्रदर्शित करना पड़ेगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देखो,
एग्जाम्पल मिला CH3O C CH3 CH3 CH3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आया हुआ है। पहले तो इस एग्जाम्पल को आप देख लें अच्छे से, और आप ये देखें कि इस एग्जाम्पल में दोनों तरफ जुड़ने वाले ग्रुप अलग अलग हैं। एक तरफ एक कार्बन की श्रृंखला है, एक तरफ 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो देखना एक बार ध्यान से भाई, इधर तो कार्बन एक है, तो ये वाला ग्रुप तो एल्कोक्सी लिखा जाएगा, और इधर कार्बन कितने, 4 हैं, बड़ा है, तो ये वाला ग्रुप क्या लिखा जाएगा, एल्केन लिखा जाएगा। अब एल्कोक्सी तो हमारा फिक्स हो गया, मेथॉक्सी। इस वाले ग्रुप में देखो किधर से चलें, जिधर से ऑक्सीजन नजदीक हो, इधर चले 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला, ऑक्सीजन 2 पर, 1 2 3, 3 की श्रृंखला, 1 2 3, समान स्थिति है, कहीं से चलो 1 2 3। तो देखो एक चीज तो ये कंफर्म हो गई कि जो मेथॉक्सी है वो कौन से कार्बन से जुड़ रहा है, 2 से, तो इसकी स्थिति क्लियर कर दो भाई, 2 मेथॉक्सी। अब टोटल कार्बन जो था वो कितने थे इस श्रृंखला में, टोटल कार्बन कितने थे भाई, 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेथिल। तो क्या लिखा जाएगा, पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे किस पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर। कौन है भाई, मेथिल है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो इस एग्जाम्पल का नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आपको एल्कोक्सी की स्थिति तो बतानी है, साथ में अगर एल्केन में कोई प्रतिस्थापी आए, जैसे इस एल्केन में कौन आ गया, मिथाइल आ गया, मेथिल समूह आ गया, कौन से कार्बन पर आया, 2 पर, तो प्रोपेन लिखने से पहले आपने 2 पोजीशन पर क्या लिखा, मेथिल लिखा, और नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था साहब। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2O CH2 CH3। बोलो दोनों तरफ के ग्रुप्स कैसे समान है, समान है तो सिमेट्रिक में गया, नाम कैसे लिखना है, एक को एल्कोक्सी एक को एल्केन, कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन। दोनों आपकी इच्छा चलेगी, किसी को भी एल्कोक्सी लिखो और किसी को भी एल्केन। बोलो एल्कोक्सी का नाम एथॉक्सी, और शेष भाग एथेन। तो इसका आईयूपीएसी में नाम क्या होने वाला है, एथॉक्सी एथेन। जैसे इसका आईयूपीएसी नाम क्या हुआ, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथॉक्सी एथेन। अब किसी के मन में ये इस विचार तो नहीं आ रहा कि अब हम एथॉक्सी की पोजीशन क्यों शो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास जो श्रृंखला है वो कितने कार्बन की है, 2 की, और 2 कार्बन में क्या एल्कोक्सी की पोजीशन बदल सकती है, नहीं। आप इधर से हटा के उधर लगाओगे तो भी 1 पोजीशन पर रहेगा। ये कार्बन की संख्या 3 या 3 से अधिक अगर आई तो वहां एल्कोक्सी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, अपनी स्थितियां बदल सकता है। इसलिए नाम में एल्कोक्सी ग्रुप की स्थिति को दर्शाना बहुत जरूरी हो जाता है, जबकि जब नंबर ऑफ कार्बन 1 और 2 हैं तो एल्कोक्सी डायरेक्ट बिना पोजीशन के लिख दिया जाता है। क्लियर, एग्जाम्पल और करना चाहें तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। देखो हमने एग्जाम्पल लिखा CH3 CH2O CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, देखो ध्यान से, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने भाई, 2, और इधर टोटल कार्बन अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 4। तो छोटा ग्रुप तो यही हुआ एल्कोक्सी, और बड़ा ग्रुप ये होगा एल्केन। लेकिन आप ये कंफर्म कर लो कि ये जो एल्कोक्सी है 2 कार्बन का, ये किस पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन से। किससे, 2 पोजीशन से, और 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो एल्कोक्सी लिखने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 एथॉक्सी 2 एथॉक्सी। शेष पार्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो एल्केन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन। क्लियर,
एग्जाम्पल ऐसे मिला हो, एरोमेटिक में देखना, ये लो, बोलो छोटा ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल, ये फेनिल, ये ग्रुप छोटा है, तो ये छोटा पूरा एल्कोक्सी लिखा जाएगा, और ये पूरा एल्केन कौन है, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन, तो क्या लिखेंगे बोलो आईयूपीएसी में, एल्कोक्सी में कार्बन एक, मेथॉक्सी, शेष भाग को क्या लिखेंगे, बेंजीन, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, मेथॉक्सीबेंजीन, जिसका एक फेमस और कॉमन नाम जो आपको याद रखना है, इसको किस नाम से जाना जाता है, एनीसॉल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम। क्यों लिखा मेथॉक्सीबेंजीन, पता लग गया ना, क्योंकि छोटा ग्रुप कौन था, एल्कोक्सी कौन था, मेथॉक्सी, और वो किस पर जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट बेंजीन वाले पर, इसलिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मेथॉक्सीबेंजीन। और मेथॉक्सीबेंजीन को किस नाम से भी जाना जाता है, एनीसॉल के नाम से। अगर एग्जाम्पल हमें ये मिला ऐसे, बोलो अब भी छोटा ग्रुप कौन सा है, अब भी आपका छोटा ग्रुप तो यही है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2, इस रिंग में तो कार्बन परमाणु की संख्या 6 और एरोमेटिक रिंग है भले है, तो बड़ा ग्रुप ही होगा। तो छोटा ग्रुप क्या है, एथॉक्सी, और शेष भाग एथॉक्सी के बाद का भाग क्या कहलाएगा, बेंजीन, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथॉक्सीबेंजीन, जिसका भी एक फेमस नाम होता है, इसको मैं इधर लिखता हूं, फेनिटॉल के नाम से जाना जाता है। तो अभी याद कर लो मेरे साथ दो एग्जांपल, एनीसॉल और फेनिटॉल, दोनों को याद कर लो, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। जब बेंजीन वलय के साथ ऑक्सीजन मेथिल समूह के साथ जुड़ा होता है, यानी मेथॉक्सी जो बेंजीन होता है, उसे किस नाम से जाना गया है, इसका एक कॉमन और फेमस नाम है एनीसॉल। और जब यही एग्जांपल एथॉक्सीबेंजीन के रूप में आता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, फेनिटॉल के नाम से। तो ये हमारा टॉपिक था ईथर का नामकरण। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया सबसे पहले ईथर का सामान्य परिचय। हम जो आज की क्लास में अब डिस्कस करके आए, वो सबसे पहले हम ईथर के अंदर जो हमने डिस्कस किया, वो डिस्कस किया सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन था ईथर का। सामान्य परिचय के साथ साथ इसमें एक चीज याद रखना, ईथर का जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2O, लेकिन एक कंडीशन मैंने आपको बताई, n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, ईथर। क्योंकि हमें ईथर बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, 2 कार्बन परमाणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है, इसीलिए कभी भी ईथर में n की वैल्यू 1 नहीं होती। जबकि यही फॉर्मूला किसका होता था, एल्कोहल का, और एल्कोहल में n का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि हम एक कार्बन का एल्कोहल तो बना सकते हैं, लेकिन एक कार्बन का ईथर नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ईथर में द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन है, जबकि एल्कोहल में एक संयोजी क्रियात्मक समूह कौन था, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, इसलिए वहां एक कार्बन से एल्कोहल बन सकता है। देन इसमें हमने पढ़ा ईथर के प्रकार, और उसके बाद हमने पढ़ा ईथर का नामकरण, 2 अलग अलग सिस्टम में, एक रूड और एक आईयूपीएसी। ऐसी हमने इसके 2 प्रकार पढ़े, एक सरल और एक मिश्रित, एक को सम्मित बोलते हैं और एक को असम्मित बोलते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, स्टार्ट करेंगे, उसमें हम ईथर बनाने के मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।